अब आते हैं हम विषय में। मूल शोषण के विरुद्ध देखे होंगे, इसके पहले आपने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। आज उम्मीद है कि हम लोग 2 अधिकार को कंप्लीट करेंगे, एक शोषण के विरुद्ध और एक धर्म की स्वतंत्रता को लेकर के। यानी कि आज हम 23 से लेकर 28 तक, उसके बाद एक और बचेगा, फिर उपचार का। मतलब कल तक संभव है कि हम लोग ये आर्टिकल के भंवर से निकल जाएंगे, जो मूल अधिकार का है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, 2 आर्टिकल्स हैं इसमें, बहुत आसान है और शोषण के विरुद्ध का बहुत ही सपाट है। इट मीन्स की बहुत स्लोप है, अभी तुरंत आप समझ जाएंगे। 2 प्रकार के इसमें मापदंड हैं। फर्स्टली कि आर्टिकल 23 और सेकंडली आर्टिकल 24। 23 मानव से जुड़ा हुआ है और 24 बच्चों से जुड़ा हुआ है। 14 वर्ष तक के बच्चों से जुड़ा हुआ है और एक है मानव से जुड़ा हुआ है। अगर माना कि मानव का दुर्व्यापार होता है, बलात्श्रम का प्रतिषेध की बात कही गई। आपको बच्चा मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका जैसे देशों में दास प्रथा था और दासों के अंत के लिए अब्राहम लिंकन को जाना जाता है ना? दासों का मुक्तिदाता कौन है? अब्राहम लिंकन साहब। और अभी भी आप देखेंगे कि नस्लवाद जो वहां का रंग भेद है, अभी भी वो तिलिस्म उठ जाता है और पूरे अमेरिका में एक आग का गोला बन जाता है। ये समस्याएं जहां पर हैं, मतलब आज के अमेरिका को अगर रंग भेद कैसा था, उसको अगर जरा पहचानना हो तो आज भी आप झांकेंगे तो वो इतिहास मिलता है। मतलब मेरा आपका चेहरा जो है, जिस भी उम्र का है, अगर उसको 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे में ले जाएंगे, तो उस चेहरे का अक्स आपके पुराने चेहरे से मेल खाएगा, तो पता चलेगा कि आप वहीं से यात्रा करके आए। तो अमेरिका में तो दास प्रथा थी। हमारे यहाँ एक प्रकार से, मैं संविधान विदों की बात करूं तो संविधान विदों ने हमारे यहाँ जो हीन भावना थी, जो लोगों में एक प्रकार से अलग अलग किस्म के संदर्भ लोगों के लिए व्याप्त थे, उनका बाकायदा अनुकरण किया। हालांकि आर्टिकल 23 में दास शब्द का कहीं कोई प्रयोग नहीं है जैसा कि अमेरिका में है, क्योंकि हमारे यहाँ दासत्व जो है को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो हम कह रहे हैं उसके अंदर निहित समझो इसको। दास शब्द भले ही नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन दास बनाना, दुर्व्यापार करना, बलात् श्रम कराना, ये सब निषेध है भैया आर्टिकल 23। यहां तक छोड़िए, अगर आपने न्यूनतम वेज नहीं दिया, जो चीजें तय की गई हैं, न्यूनतम वेज नहीं देना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एबुलेशन एक्ट एक होता है 1976 का, अगर उसके अंतर्गत वेजेस जो तय की गई हैं, अगर वेजेस में से ठेकेदार कटौती कर ले, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम में यही होता है, तो अगर मामला न्यायालय में जाए तो उसके मिनिमम वेज में कोई कटौती आप नहीं कर सकते, चवन्नी की भी कटौती नहीं कर सकते। यह एक प्रकार से उसका शोषण हो जाएगा और न्यायालय यहाँ पर आपको संरक्षण देगा। तो शोषण के विरुद्ध न्यायालय का जो संरक्षण है वह उपलब्ध है, लेकिन इसी के आर्टिकल 2 में जाएंगे। जैसे 23 में तो ये सब लिखा हुआ है, 23(2) में जाएंगे ना तो अपवाद मिलता है। जैसे हमने बताया कि हर जगह आपको अपवाद मिलता है, यहाँ भी एक अपवाद मिलता है और वो अपवाद ये है कि माना सरकार अगर आपको श्रम आपकी लेती है ना, एक राष्ट्रीय हित है, एक राष्ट्रीय चिंतन है, सरकार हमें उसमें, जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि राष्ट्र खतरे में है, कोरोना के कारण हमारा जीवन, हमारा देश चपेट में है। ऐसे में अगर डॉक्टर से, नर्स से, पुलिस से, प्राइवेट किसी व्यक्ति से, किसी से भी एक्सवाइज, अगर यह आह्वान किया जाता है कि आपको ये काम करना है, तो यहां पर आप ये नहीं कर सकते कि देखिए साहब ये बलात् श्रम है, आर्टिकल 23 का उल्लंघन है, क्योंकि बलपूर्वक काम कराना के विरुद्ध ही अधिकार मिला हुआ है। तो यहाँ पर बलपूर्वक अगर काम कराया जाता है, माना ऐसी परिस्थिति होती, सरकार अपने राज्य हित को ध्यान में रख करके अगर किसी देश के नागरिक से
बलपूर्वक भी काम कराती है। तो यहाँ पर अपवाद है आर्टिकल 23-23(2) में। आप ये फिर आर्टिकल 32 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार नहीं लगा सकते हैं। समझ गए नहीं? तो यहीं पर एक्सेप्शनल भी एक चीज दिया हुआ है। और दुर्व्यापार जो है बच्चा बहुत ही विस्तृत शब्दावली है। इसमें मनुष्य को वस्तु के साथ क्रय विक्रय नहीं कर सकते। जमाने पहले होते थे, देखिए क्या होता था ना कि अ, जो मनुष्य था जीवन यापन के लिए, जीवन को चलाने के लिए, है ना, स्वयं की बिकवाली कर लेता था। आप जाएंगे बहुत सारे कंट्री में ये चीजें मिलेंगी। और हमारे यहाँ जैसे बंधुआ मजदूरी वगैरह की प्रथा जो थी, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके के अभिशाप से जकड़ी हुई। और ये बंधुआ मजदूरी ऋणग्रस्तता के कारण आई। और खास तौर से औपनिवेशिक काल में ट्राइबल बेल्ट में, जैसे मध्य भारत वगैरह के इलाके में जो ट्राइबल इलाके हैं, वहां पर बंधुआ मजदूरी बड़ी कूट कूट के आई। और ये बेसिकली उन कारणों से आई, जैसे उस समय बैंक नहीं थे और कर्ज जो था साहूकारों से लिए जाते थे। और साहूकारों ने जब ब्रिटिश काल में जंगलों में सड़कें पहुंचा दी गई या सुविधाएं पहुंचा दी गई, मतलब आने जाने का मार्ग खुल गया, तो आदिवासी जो होते थे वो उन्हीं को पहचान करके आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया है। शेड्यूल्ड का मतलब अनुसूची होता है और ट्राइब जनजाति। तो आदिवासी जो थे, हम प्रिमिटिव जिनको कहते हैं, उन्हीं को हमने पहचान करके ट्राइब के रूप में आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब हम जा वहां पहुंचने का हो गया, तो जो साहूकार वगैरह होते थे ना, जो नक्सली इलाके नहीं है आज के, जैसे आबूझमाड़ वगैरह चले जाए, बस्तर चले जाए, झारखंड, इसका झारखंड का भी ये इलाका तो खैर छत्तीसगढ़ में है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये जो पूरा कुनबा है, पूरा अदर अदर स्टेट्स का, आंध्रा वगैरह का सब मिलाकर वहां जो इलाका बना हुआ है, वो नक्सलाइट जो इलाका बना हुआ है, वो नक्सलाइट इलाका बहुत ही एक्सप्लॉइट का इलाका है। साहूकारों ने वहां के आदिम जातियों को नमक देते थे ना, नमक का एक पैकेट ले जाते थे या नमक ले जाते थे ना, 1 किलो नमक लेने के बदले 1 किलो चिरौंजी ले लेते थे। अब चिरौंजी और नमक का अनुपात बराबर हो जाए, कोई मुफ्त मुफ्त की चीज होती थी नमक, उनको पता ही नहीं है। अभी भी आबूझमाड़ एक तहसील है बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर जिला में आबूझमाड़ है, जगदलपुर बस्तर, जगदलपुर, बस एक आबूझमाड़ तहसील। वहां पर जाके देखेंगे, अभी भी वो 200 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हैं, उनको शेष भारत से मतलब ही नहीं। और जो लोगों ने एक प्रकार से शोषण के जो शिकार हुए, उस साहूकारों ने उनको ऋण दिया। और जब अंग्रेजी काल में वनों का वर्गीकरण किया गया, खेती बाड़ी के लिए वन दिए गए, झूम कृषि का प्रथा था, तो वन का नुकसान भी होता था झूम कृषि में, लेकिन उस समय तो इतना बहुतायत में चीजें थी कि उस व्यापक पैमाने पर मानव पर असर नहीं डालती थी। फिर उसमें जो है वो उनका शराब पीना, कल्चरल चीजों में पैसा खर्च करना, जैसे कि प्रिमिटिव में यही होता है ना, जैसे आप ही लोग हैं, हम ही लोग, जितना अशिक्षित समाज था उतना अच्छा दीपावली मनाता था, जितना अशिक्षित या कहा जाए जितना ग्रामीण समाज था उतना ज्यादा अच्छा दशहरा, उतना अच्छा रामलीला, उतना अच्छा दीपावली, उतनी अच्छी होली मनाता है। हम लोग जैसे जैसे शहरीकरण होते गए, घरों में रहने लगे, होली दीपावली त्योहारों से कटते गए। तो कल्चरल जो है, इसीलिए कहते हैं कल्चरल सिविलाइजेशन। जैसे हम शहर में आते हैं तो सिविलाइज्ड होने लगते हैं, सिविलाइज्ड होंगे तो सबसे पहला लॉस हम कल्चर का ही करते हैं। भाषा बदल जाएगी, बोली बदल जाएगी, कपड़े बदल जाएंगे, उठन बैठन बदल जाएगा। लेकिन जो लोग अपने वहां पे होते हैं, अपने कल्चर के प्रति बड़े समर्पित होते हैं, तो वो कर्ज लेके भी कल्चर को पूरा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, व्यक्ति के मरने पे 13वीं होता है, 13वीं के लिए पूरे गांव को खिलाता, चाहे जितना गरीब आदमी है। ये एक कल्चर आपने डेवलप कर दिया, गरीब से गरीब, एक उसके आदमी खत्म हो गया कमाने वाला, दूसरी चीज है कि आप उसको खर्चा बढ़वाए। लेकिन यही चीज आप जैसे जैसे सिविलाइज्ड होते जाते हैं, चीजों को खत्म कर देते हैं। मैं एक छोटा सा जो गांव में मैं देखता हूँ एग्जाम्पल, अब देखिए शहरों में बर्थडे मनाने का एक चलन है, बर्थडे कोई गांव में पता ही नहीं किस तारीख को पैदा हुए थे,
गांव में तो हमारा लोगों का जन्म उनमें ठीक से पता नहीं, याद है कि नहीं। तो कहने का कि अब वो शहर में से गांव में चला गया, और ये कैसे गया? जब पैसा आया। कैश होगा तो मंदिर भी बनेगा, कैश होगा तो अगरबत्ती भी आएगी, कैश होगा तो बर्थडे भी मनाया जाए। और जिन मजदूरों को झुग्गी में रहते हैं वो कौन सा पूजा करने जा रहे हो, तो सवेरे उठ के दिहाड़ी करने जाते हैं। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे आप सिविलाइजेशन की ओर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गैर पैसे वाले ही कल्चरल होते हैं, वो भी कल्चरल होते हैं, लेकिन संभावनाएं जो है संस्कृति और सभ्यता में, इसलिए सभ्यताएं नष्ट हुई हैं, संस्कृतियां जीवित रही। सिंधु घाटी सभ्यता के समय का मृदभाण जो मिट्टी का बर्तन था, उसका प्रतीक आज भी गांव में मिल जाएगा। ये होती संस्कृति। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी माइग्रेट होती है, और सभ्यताएं आती हैं और चली जाती हैं, फिर नई सभ्यता का निर्माण होता है। अब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा था कि उन लोगों ने कर्ज लिया, और उन्हीं के जो जमीन आवंटित थे, अपने मालिक थे, उन्हीं में कर्ज नहीं देने के कारण उनको बंधुआ मजदूर, क्योंकि साइन करा लिया, और उनको बंधुआ मजदूर। ये हमारे देश में औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में गरीबों के साथ खास तौर से निम्न जातियां, जैसे कि जातियों का उत्तर वैदिक काल में देखेंगे वर्गीकरण रहा है, वहां से जो यात्रा रही है, धीरे धीरे इतना ज्यादा उसमें चीजें मतलब गलत तरीके की रीतियों का प्रचलन हो गया, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, छूत छूत है। ये सब हमारे हिंदू धर्म की तमाम कुरीतियां थी, जिसको आते आते संविधान विदों ने ये समझा कि भैया अगर हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और एक औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त होकर के एक व्यवस्था देने जा रहे हैं, तो हमें इन छुआछूत फलाना ढिमका इन सबसे मुक्ति चाहिए। और सभी व्यक्ति जब कानून के समक्ष आर्टिकल 14 में बराबर है, तो वो ताकत कैसे महसूस की जाएगी? तो उसको हर जगह पर किया, तो एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, और उसके विरुद्ध अधिकार दिया। तो वो विरुद्ध दिया 23 में। और बच्चों को, चूंकि बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, अबोध होते हैं, उनका कभी भी आप शोषण कर सकते हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो वातावरण में पलते हैं, बच्चों को वातावरण चाहिए। बच्चे उस गमले के पेड़, उस गमले के पौधे की तरह है, जिसकी रखवाली ठीक से करनी है। अगर उस गमले को उठा करके जंगल में रख देंगे तो वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो ऐसे में कोई अपने निजी हित के लिए, इसीलिए कल कारखानों में, खानों में जो खान वगैरह होते हैं, ये कोयले वगैरह के खदान वगैरह, जो रिस्की जोखिम पूर्ण जो इलाके हैं, पटाखे की दुकान हो फलाना, इसमें बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता। मैं आपको बच्चा उदाहरण देता हूँ। हम तो बहुत लेख लिखे इन चीजों पे, बाल श्रम पे, जनसत्ता वगैरह, बहुत मेरा आर्टिकल इन पे छपते थे। एजुकेशन हो, बाल श्रम हो, मानव शोषण हो, मैंने काफी इंटरेस्ट से लिखे, क्योंकि वो बड़ा बड़ा लेख होता था, उसमें इस तरह से बड़े ही कानूनी चीजों का बड़ा प्रवेश रहता था। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो रेशम के कपड़े होते हैं, रेशम रेशम के जो हम लोग जाते हैं ना, कहते हैं रेशम के कपड़े लिए बड़े महंगे हैं, वो फिलिस्तीन वगैरह के इलाके में चले जाइए, वहां पर बच्चा 7-8 साल के बच्चों से काम लिया जाता है, ये रेशम में। क्योंकि बच्चों के हाथ बहुत मुलायम होते हैं, और रेशम को कोई नुकसान नहीं होता उससे। वहां मतलब हम लोगों की एज का व्यक्ति अगर काम करे तो रेशम को नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ इस एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ कि जो हमारे वस्त्र बन जाते हैं, जो हमारे शौक बन जाते हैं, वो कितने बच्चों की जो बचपना है उसको निगले हुए है। ये एक्सप्लॉइटेशन। आपको मैं बताऊं, भदोही है, कई विद्यार्थी जानते होंगे इसमें से। भदोही, आप कह सकते हैं इंडिया का क्या दुनिया का बहुत बड़ा केंद्र गलीचा बनता है, कारपेट। और कारपेट में आप बहुत कोशिशों के बाद, पता नहीं अब उतना है कि नहीं, बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, ये गलीचा बिनते थे, और वो जो गलीचा होता उसमें से लगा के ऐसे से हमने देखा है, स्वयं ऐसे बनाते। और उनका हाथ और उनका वो दिखता नहीं है, पता नहीं कहाँ अंधेरे में बैठे हुए हैं। जब एल्टन मेयो ने हाथोन प्लांट में रिसर्च किया कि कपड़ा बनाने वाले लोग जब कपड़े को
सूत को ठीक करने के लिए आते जाते हैं, तो उनको नंगे पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि जूता चप्पल से सूत गंदे हो जाएंगे, सूत पे चलते थे। और वहां पर इतना जोखिम होता था चलने के, कभी कभी वो जैसे रेल की पटरी जैसे कुछ बने होते तो उस पर पैर पड़ने के कारण उनके पैर छिल जाते थे, खून निकल जाते थे। उस खून निकलने से सूत में खून लग जाता था। पहली बार तो उनका उनका पैर छिला, फिर सूत खराब हुआ, वो दोहरा दंड पा गए, एक तो अपना नुकसान, दूसरा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब जो चीजें होती हैं, जो मतलब कंडीशनल काम करने का, उसको अगर जब बाहर प्रोडक्शन के तौर पे आता है तो हमें जितना सहज दिखता है असल में होता नहीं है। तो ये चीजें शोषण है, और शोषण को रोकने के लिए हमारे संविधानविदों ने दो धाराएं दी, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो हाथोन प्लांट का मैंने उदाहरण दिया, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पे ही अध्ययन था। अगर हम अपने संविधान में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के साथ देखें, तो एक निम्न व्यक्ति जाति से या किसी भी तरीके से, जो आप उसको चाहे आर्थिक कमजोरी या चाहे जाति के, चाहे जैसा आप मान के कर रहे हैं शोषण, या एक बच्चा जो मानसिक रूप से, बच्चे तो बौद्धिक और शारीरिक रूप से कमजोरी होते हैं, वो तो वक्त के साथ प्रबल होते हैं ना, उनको आपने एक्सप्लॉइट किया। अब आप जरा बताइए कि देश के क्या हालत होंगे। अमेरिका 20वीं सदी के पूर्वार्ध में दुनिया का सबसे आर्थिक शक्तिशाली देश बन गया, और उसी शक्तिशाली का परिणाम था कि द्वितीय विश्व युद्ध में उसके पास परमाणु बम। आप जरा बताइए कि अगर कोई देश शक्तिशाली बना तो उसका लाभ सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? उस देश के नागरिक को मिलेगा। जिस इब्राहिम लिंकन को दासों का मुक्तिदाता कहा जाता है, उस इब्राहिम लिंकन से पूछिए कि उसकी जिंदगी में क्या घटा। संविधानविद जितने लोग थे, जितने अलग अलग 10 लाख लोगों में से एक प्रतिनिधि चुन के उस सभा में आए थे, वैसे तो कुल 389 की संख्या थी, लेकिन इतने थे नहीं। वो सभी क्या सब अमीर थे? राय बहादुर बन्ने खां रियासतों के मालिक ही थे। उन्होंने अपने भारत को ठीक से निहारा नहीं, दिखारा नहीं, परिचय नहीं था उनको। परिचय था, वो जानते थे कि हमें पूरी ताकत के साथ इस देश से एक्सप्लॉयटेशन को रोक के जाना है, और ये संविधान वो गीता है, वो बाइबल है कि जिसको लोग माथे लगाएंगे और ये ताकत बनेगा देश का, और इसमें लिखी हुई एक एक अर्थ लोगों के काम आएगा। और जब यही मामले न्यायालय में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने दास शब्द का कोई उल्लेख नहीं, इतना विस्तृत कर दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार को इतना विस्तृत कर दिया कि किसी भी प्रकार का शोषण, सरकारी हो निजी हो, कंपनी हो व्यक्ति हो, शोषण शोषण है। और इसीलिए बार बार कहा गया, अंबेडकर ने भी कहा कि संविधान का फायदा लोगों को तभी मिलेगा जब संविधान पढ़ेंगे। सबको जानना चाहिए संविधान, आईएएस पीसीएस की तैयारी मात्र से नहीं, जानना ही चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर हमारे देश में साक्षरता होगी, सोचिए 1951 की जनगणना में 18.33% हम लोग साक्षर थे, यानी कि यहां वहां अपने देश में 82 से 83% लोग उस समय अशिक्षित थे जब संविधान इंप्लीमेंट हुआ। 50 में हुआ था, मैं 51 की जनगणना बता, 85% लोग गांव ग्रामीण थे, पता ही नहीं था कि हमारा अधिकार क्या है। और बदलते हुए दौर के अनुपात में शिक्षा बढ़ी, साक्षरता बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, चेतना बढ़ी, तो अपने अधिकार भी बढ़े और शोषण कमजोर हुए। और यही चाहते थे संविधान में, और यही इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया, बहुत ही लार्ज किया, बड़ा किया। ठीक है, अब हम हेडिंग वाइज फटाफट कुछ बिंदु आपको लिखवा देते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यही कहानी है इसमें, इसकी जो है ना बच्चा, यही कहानी है।
बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन 1976 पारित किया गया था। संसद ने क्यों पारित किया? क्यों पारित किया? आपको बधुआ मजदूर रखना है क्या देश? समय के साथ जब चीजें नहीं सुधरी, कानून है, आर्टिकल 35 में पढ़ लीजिए, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, अब फटाफट लिख लीजिएगा, मानव दुर्व्यापार बलात्कार श्रम से प्रतिषेध, शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखिएगा। आर्टिकल 23-24 की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानव दुर्व्यवहार, यानी व्यापार जो ट्रेडिंग होती है, बेचना उचना खरीदना, और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, यानी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। तो आर्टिकल 23 में फटाफट लिख लीजिए, आर्टिकल 23 व्यक्ति को न केवल, फट से लिख लीजिए एक लाइन, आर्टिकल 23 व्यक्ति को न केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, बल्कि प्राइवेट या निजी, लिख लीजिए, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण देता है। कोई नहीं कर सकता ये काम, निजी व्यक्तियों के प्रति भी संरक्षण देता है। ठीक है, लिखें, किसी प्रकार का बलात्कार श्रम व बलात्कार श्रम, कामा, बेगार व दुर्व्यापार को इसमें रोका गया है, को इसमें रोका गया है। ठीक, अब लिखिए, आर्टिकल 23 का खंड 2 या आर्टिकल 23(2) ब्रैकेट में इसका अपवाद है। लाइन बदल दीजिए, इसी अपवाद के चलते राज्य को सार्वजनिक नियोजन पर या सार्वजनिक नियोजन के लिए, प्रयोजन के लिए लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा वर्ड है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार प्राप्त है। अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार प्राप्त, यानी ये अपवाद है। तो सरकार अपने राज्य के प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक प्रयोग, पब्लिक का मतलब सरकार होता है, सरकारी प्रयोजन के लिए इसका उपयोग कर सकती है, यानी आपसे काम करवा सकती है। तब आप ये नहीं कह सकते कि साहब आर्टिकल 23 में तो बलात्कार श्रम रुका हुआ। उदाहरण, चलिए आगे लिख लीजिए। ठीक है, लिखें, आर्टिकल 23 में समाज के वे पक्ष उठे हैं जो कलंक थे। आर्टिकल 23 में समाज के वे पक्ष उठाए गए जो कलंक थे। नारी क्रय विक्रय, स्त्रियों को बेचा खरीदा जाता था। अब हमारे यहां दासों को खरीदना बेचना इस संविधान विदों ने नहीं लिखा, लेकिन हमारे यहां बोला कि आदमी हो नारी हो, इंटरप्रिटेशन में आया सुप्रीम कोर्ट, ये सबके लिए है। बेगार, बेगार यानी काम करा लो पैसा मत दो, नारियों को बिकवाली करना, ये तमाम कुरीतियों ने, इन तमाम कुरीतियों को जड़ से खत्म किया गया जो लंबे समय से चली आ रही। ठीक है, लिखें, इसी को ध्यान में रखकर स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार, स्त्री तथा लड़की गर्ल्स अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसी अधिनियम के तहत मानव दुर्व्यापार को दंडनीय बनाया गया, दंडनीय अपराध कहा गया,
कि अब दंड मिलेगा इसका। देखें, आर्टिकल 23 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें नागरिक अनागरिक दोनों शामिल हो जाते हैं। लिखें, यह एक विस्तृत शब्दावली है। आर्टिकल 23 जो है ना, एक विस्तृत शब्दावली है। इसको किसी भी स्तर पर रोका गया है। ऐसा था बच्चा कि हमारे यहाँ राजा महाराजा थे, नवाब थे, जागीरें थी, बड़े बड़े जातियों में भी बंटवारा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। जात के नाम पे धमका के भगा दिया, काम किया उसको पैसा नहीं दिया, उसको जाति के नाम पर निम्न जाति का है उसको आपने बधुआ कर लिया। बहुत सारे कुलक्षण व्याप्त थे। तो ये सब परंपरा में चले आए थे और हम इसी को सही मान बैठे। भाई सही तो कई सालों तक तो माना ही गया ना, अब सही कुछ और हो गया। जैसे हमने कहा कैरियर ही जिंदगी है, हमने कहा नहीं भैया, कैरियर अलग है, जिंदगी अलग। इतने कैरियर में भी इतनी जिंदगी हो सकती है, लेकिन इतने कैरियर में जिंदगी इतनी होती जा रही, तो कैरियर और जिंदगी का कहां समानुपात है। तो शोषण जो है, जो शोषण का परिप्रेक्ष्य वो पुरातन सनातन से चला है। तो हमारे संविधानविद आधुनिक भारत में एक नूतन व्यवस्था के अंतर्गत जो लोकतंत्र में राज्य व्यवस्था चलाने का नियम दे रहे थे, उनको पता था कि यह देश कैसे शोषण करता है लोगों का और कैसे लोग लोगों का शोषण करते हैं। इसको थोड़ा भैया, तो कहने का मतलब है ये राज्य के विरुद्ध ही नहीं मिला है। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा उसके विरुद्ध ही नहीं है। यह जो है निजी लोगों के विरुद्ध भी संरक्षण करता है। अगर कोई दबंग व्यक्ति बधुआ मजदूरी करवाता है तो व्यक्ति तो राज्य नहीं है ना, राज्य तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या कोई इकाई जो पदावली है जो हमने 4 बताया उनमें से कोई है ना। लेकिन ये चीज वहां, यहां पर इसीलिए मैंने बोला क्या यह बहुत विस्तृत है। हमने बाकी मूल अधिकार आपको राज्य के खिलाफ बताए, यहां हम बता रहे हैं क्या राज्य के अलावा निजी लोगों के खिलाफ भी संरक्षण प्राप्त है। ये ज्यादा विस्तृत और एक निगेटिव भी है। हम उस चीज को खत्म कर रहे हैं जो चीज हमें खुद बुरा लगना चाहिए लेकिन कहने के बाद। इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि मैं जैसे क्लास में आया और 2 विद्यार्थी लड़ाई लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अगर मैंने उन्हें चुप करा के पढ़ने के लिए किया तो ये निगेटिव कोऑर्डिनेशन, पॉजिटिव नहीं है। निगेटिव कोऑर्डिनेशन झगड़ा शांत करा, अरे मैं झगड़ा शांत कराने के लिए थोड़ी आया था क्लास में, मैं तो पढ़ाने आया था। तो हमको जो काम उलट मिल गया वो निगेटिव हो गया। अब हमने कहा अरे यार पढ़ो लिखो, तुम लोग कहां लड़ते रहते हो। हमने आपको समझा बुझा के झगड़ा शांत करा दिया। अचीवमेंट तो कुछ नहीं है ना, वो तो सिर्फ शांत हुआ है। अब जो अगर हम कोऑर्डिनेट करते हैं पढ़ाने के साथ और आप अब अचीवर हो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन। तो हम ज्यादातर क्या है, हम संविधान में अस्पृश्यता का अंत कर रहे हैं, निगेटिव कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। ये बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, निगेटिव कोऑर्डिनेशन। महिलाओं स्त्रियों को दुर्व्यापार नहीं करना चाहिए, मनुष्यों का दासों का गुलाम नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं करना। ये क्या कर रहे हो तुम? हम निगेटिव कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हाँ, हम आपको रोज यही समझा रहे हैं, लिखो पढ़ो फलाना, ये निगेटिव कोऑर्डिनेशन। आपका क्या होना, लपलपा करके लेख आ गया, चकाचक जुड़ गए, तब आगे बढ़ेगा अचीवमेंट। तो हम तो रोज है ना मटके ही फोड़ रहे हैं, अंडे तो कहीं और निकलेंगे फिर। तो निगेटिव कोऑर्डिनेशन भी हमारी गलती होती, मतलब हम सारा उम्र क्या किए, निगेटिव कोऑर्डिनेशन में काट दिए। कभी सती प्रथा का अंत, कभी बाल विवाह का अंत, कभी गांधी जी जो है वो छुआछूत मिटाने में लगे हुए हैं, कभी गांधी जी ये कर रहे हैं, कभी गांधी जी, मतलब नेगेटिव में ये सब। ये नहीं होता अगर हमारे देश में छुआछूत नहीं होता, सती प्रथा नहीं होता, बाल विवाह नहीं होता, ये कुरीति ही ना होती, तो जो
जो राजा राम मोहन राय थे कुछ और करते ना, खाली टाइम पाए थे भाई, उसी टाइम में कुछ और करते ना। फिर जैसे आप क्लास में पूरे बच्चे नहीं आते हैं, मान लो हमको कुछ बोलना पड़ा, अगर सब पूरे आए हो तो हम वो टाइम तो बच गया ना, तो कुछ और बोलेंगे ना। तो ज्यादातर टाइम हमारा किस में चला गया? निगेटिव कोऑर्डिनेशन। और कहते हैं हम मेहनत करते हैं, अचीवमेंट नहीं है, मेहनत करते हैं अचीवमेंट। अरे भाई, मेहनत करके अचीवमेंट मिलता है, ये सही है, लेकिन निगेटिव कोऑर्डिनेशन तुम्हारा ज्यादा है। झगड़ा करके आओगे, फिर समझौता करो, बात वही है, झगड़ा ही नहीं करते, ऐसा कोई व्यवस्था कर लो। निगेटिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है भाई। प्रॉब्लम क्या है समाज में? निगेटिव कोऑर्डिनेशन। निगेटिव कोऑर्डिनेशन पूरा समय बर्बाद करता है, और बचे हुए समय में हम अचीव करते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर निगेटिव कोऑर्डिनेशन की जरूरत ना पड़ती तो कितने कमाल की चीज। आज कोर्ट में जाके देखिए, कोर्ट में कैसे कैसे केसेस जाते हैं। कोर्ट जो है बस फसाद ही निपटा है। अभी वो किसी की सरकार गिर रही है, दल बदल हो रहा है, लेके पहुंच गए वहां जाके कोर्ट। अरे यार, तुम करते ही क्यों हो जी? खाली रखो कोर्ट को। पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, फिर एक फैमिली न्यायालय में जा रहे हैं, क्या हो रहा है? वो समझा रहा है, ऐसे करो वैसे करो, बच्चा उधर परेशान, ये फिर आप निगेटिव कोऑर्डिनेशन, तब घर चल कहेंगे हमारी जिंदगी में यही लिखा। अरे तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं लिखा रहेगा, जब तुम निगेटिव ही रहोगे तो। समझ रहे हैं? हम लोग कोरोना में क्या फंस गए? कोरोना जितना लंबा रहेगा उतना ही लंबा निगेटिव कोऑर्डिनेशन चलेगा। क्या समझे? हमारी जिंदगी का आज का प्रॉफिट क्या है? कि हम जिंदा हैं, यही प्रॉफिट है हमारा, है ना? बताइए, ये प्रॉफिट होने लगा। जिंदगी में जिंदा ही तो रहना पड़ता है यार। लेकिन हम कोरोना से कोऑर्डिनेट, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर हम सब्जी लेने गए और दूरी बना के रख रहे हैं, कहीं पे गए हम दूरी बना के रख रहे हैं, ये तमाम चीजें कर ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? निगेटिव कोऑर्डिनेशन। इसी में सारा ध्यान लगाए हुए हैं कि वहां जाना है, मास्क लगा के जाना है, सब्जी लेने जाना है, दुकान पे कोई नहीं है, तभी आलू लेना है, तभी टमाटर लेना है, तभी ये सब में पूरा दिमाग खर्च किए हुए। अब पढ़ाना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दिमाग तो लगा के आए सोशल डिस्टेंसिंग, दिमाग तो लगाए हैं कि कोरोना उधर बहुत फैल गया है, अभी तो 11,000 हो गया, 12,000 हो रहा है, अभी तो इतने लोग मर रहे हैं यार। रोज टीवी में खोलो तो निगेटिव कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं तो तरह तरह की समस्या आ रही है, कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, कहीं अंगड़ाई ले रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। इसी सब में मेंटल सेटअप बना करके एक निगेटिव पॉइंट है। तो अचीवमेंट कहाँ मिलेगा? लोग कहते हैं अरे यार कुछ हो नहीं रहा। अरे तो कुछ कर भी तो नहीं रहे हो, और या 2 घंटा 1.5 घंटा क्लास के लिए आते हैं, इसमें भी टाइम नहीं है लोगों के पास। तो कुछ तो पॉजिटिव हो ही नहीं रहा, तो अचीवमेंट तो पॉजिटिव की साइन है ना। व्हाट डू मीन अचीवमेंट? वो क्या बोलता है? हाइजीनिक फैक्टर में क्या बोलता है यार? हा? जो हर्जबर्ग का हाइजीनिक और अचीवर फैक्टर वो क्या है चिला? वो यही है ना, अगर हम कर्मचारी को डांटेंगे फिर समझाएंगे, तो डांटने में टाइम गया, फिर समझाने में टाइम गया, प्रोडक्शन तो उसके बाद होगा ना। और आते ही हम उससे प्रोडक्शन ले लेते तो टाइम तो बचा लेते ना। तो दिमाग तो हमारा ठीक होना चाहिए ना पहले। दिमाग ठीक हो, वातावरण ठीक हो, लोग ठीक हो, कितना ठीक करना पड़ता है। तो संविधानविदों ने देखा कोई नारियों के साथ दुर्व्यापार कर रहा है, स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ, ये मानव के साथ, बच्चों के साथ काम करा रहा है। यार ये इंसान है क्या है ये? तो सबका वो ठीक करता रहा। फिर 17 में अछूतपन मिटाया, फिर ये आपका 23-24 में आया, फिर ये कहानी का बता रहा। तो वो तो बेचारे सब रह गए कोऑर्डिनेशन ही करने। आप कहते हैं कि 70 साल का संविधान में इतनी सारी बात के बावजूद भी देश में ये नहीं हुआ, देश में। अरे देश में क्यों नहीं हुआ? देश में इसलिए नहीं हुआ कि देश निगेटिव कोऑर्डिनेशन में ही उलझा रहा। आपका अचीवमेंट इसलिए रुका क्योंकि आप निगेटिव कोऑर्डिनेशन उलझे रहे। तो ये सब क्या है? ये निगेटिव कोऑर्डिनेशन, नकारात्मक समन्वय संबंध स्थापित करना।
झगड़ा करो, फिर समझौता करो, उसके बाद तब सोचो का चीफ में तब क्या करना। तो काहे झगड़ा किए? जितना झगड़ा करने में उससे 4 गुना लग गया समझौता करने में। दिमाग ऊपर से खराब कर घूम रहे हो। लिखिए लिखिए, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, एक मुकदमा बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है, इसमें बहुत कहानी है, बस इसी से क्लियर हो जाए। ये अंतिम मुकदमा है, अंतिम तारीख है, और अंतिम अपील है, अंतिम दलील, अंतिम दिन है निर्णय का। बस 4 लाइन में निर्णय खत्म। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। क्या दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखिए। बेगार का तात्पर्य, बेगार का तात्पर्य ऐसे काम या सेवा से है जिसे किसी व्यक्ति से बलपूर्वक बलात् श्रम, बलपूर्वक बलात् श्रम, बिना पारिश्रमिक, बिना वेजेस दिए लिया जाता है। ये उसका इंटरप्रिटेशन। जबरदस्ती दबाव से काम कराना बिना पैसे के। इसी ने कहा आर्टिकल 23 बेगार को ही नहीं, बेगार को ही नहीं बल्कि बलपूर्वक किए जाने वाले कार्य को वर्जित करता है। बेगार को ही नहीं, बेगार आप भाई प्यार से पुचकार के भी काम करा लिए तो आप जो है बेगार हो जाए। बेगार ही नहीं, बलपूर्वक काम को भी। क्यों ऐसा किया? प्रस्तावना में चले जाइए, जोड़ दीजिए प्रस्तावना में। लिखिए, प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और गरिमा की चर्चा है। गरिमा की चर्चा है कि नहीं? मानव की गरिमा। इस कदम से मानव की प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंचती। क्या समझे? अब प्रस्तावना बच्चा मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा ही गड़बड़ा रहा है। लिखिए, आर्टिकल 23 प्रत्येक प्रकार के बलाश्रम, फोर्स्ड लेबर बोलते हैं इसको, प्रत्येक प्रकार के बलात्श्रम को रोकता है। लिखिए, शारीरिक दबाव, लाइन बदल दीजिए, शारीरिक दबाव, विधिक दबाव, शारीरिक दबाव, विधिक दबाव, इसमें लिख लीजिएगा। जहां किसी विधि के अधीन, थोड़ा एलोबरेट कर दे रहे हैं, लिखने के लिए मिल जाएगा, इसी पर क्वेश्चन 23 पे आ जाएगा, आप लिख लेंगे। किसी विधि के अधीन न कार्य करने पर दंड का उपबंध होता है, दंड का उपबंध होता है तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न दबाव भी शामिल है। ठीक है, लिखिए, लाइन बदल दीजिए। एक दूसरे मामले में न्यायालय ने पारिश्रमिक दिए बिना जेल के कैदियों से काम कराना भी बलात्श्रम बताया। जेल में जो कैदी, उनसे भी काम करा के उनको मजदूरी नहीं देते तो वो भी बलात्श्रम। जेल में बंद कैदियों से काम कराना बिना
लिखें, बिना पारिश्रमिक काम कराना बलाश्रम है और यह 23 का उल्लंघन है। अब इससे पता चल गया है आपको कि आर्टिकल 23 कैदियों को भी मिला हुआ है। एग्जाम में आ गया कि आर्टिकल 23 का संबंध है और 4 विकल्प में लिख दिया कैदियों से भी। अब आप जान गए हैं कि कैदियों से भी इसका लेना देना है। अब ये मतलब नहीं, कैदी से तो कोई मतलब ही नहीं है, बेगार से है, दुर्व्यापार से है, जेल में बंद कैदियों से है, और माना कोई ऐसा विकल्प उस समय बन गया तो आप उसको भी सही कर दें, कैदियों वाला भी लिखिए। एक दूसरे मामले में फिर एक नया मामला, यह अभी निर्धारित किया गया है कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बंधुआ मजदूरी पद्धति, एबोलिशन एक्ट 1976 के अधीन सरकार का कर्तव्य, के अधीन सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति कराना ही नहीं, ये हमने एक बताया 1976, ये बता रहा हूं, है ना, केवल बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराना नहीं बल्कि उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करना भी शामिल है। 1976 में एबोलिशन एक्ट, इस पर बच्चा मैं आपको बताऊं, मैं जब मैनेजमेंट कर रहा था 94 में, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम जो होता है पीजी, हाँ प्रोग्राम है बिजनेस मैनेजमेंट में, तो मैं उस समय इलाहाबाद में था, तो उस समय मैंने ये किया था पीजी डीबीएम बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डीबीएम, हाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस में। उस समय एमबीए हर जगह नहीं होते थे, कहीं कहीं 2 साल का पीजी डीबीएम भी होता था, इक्विवेलेंट टू एमबीए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी उस समय एमबीए नहीं था। तो हमने जो ये एबोलिशन एक्ट है 1976 को, हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पर मैंने अपना वो क्या बोलते हैं इंटर्नशिप किया था, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन पे। तो ये जो रेगुलेशन एक्ट 1976 है, इस पर हमारा था पूरा वो, तो इस पर हम इफ्को में जाके काम किए। इफ्को फूलपुर इलाहाबाद से 40 किलोमीटर है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, आप सुने होंगे। तो उसमें हमने 3 महीने इंटर्नशिप किए थे। तो उस दौरान हमने जो बॉन्डेड लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वहां भी होते थे, उन सब पर मेरा स्टडी था। उस पर एक फिर 100-150 पेज की थीसिस जैसा बनता है, फिर वाइवा होता है, वो सब ऐसी कहानी है इंटर्नशिप की। तो हमने उसमें बहुत बड़े उसके निहार के देखा, तो वहां पे पाए कि जो ठेकेदार होते थे वो जो मजदूरी तय करके ले आते तो मजदूरी उनको देते नहीं थे, रास्ते में काट लेते थे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एक मुकदमे में बहुत पहले की बात है, ऐसे ही ठेकेदार ने जब मजदूरी काट ली तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि यह मजदूरी पाना उसका अधिकार है, ये नहीं है तो इस शोषण के विरुद्ध उसको संरक्षण मिलेगा। इसमें लोग जानते उनते हैं नहीं। आज भी एग्जाम्पल मैं देता हूं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह को देखिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर है, साइन किसी स्कूलों में भी यही है, साइन जो है उनकी उस सैलरी पे कराएंगे जो यूजीसी का नॉर्म्स है, लेकिन उनको सैलरी वो देते हैं जो वो तय करते हैं, है ना। तो ये अच्छे खासे डॉक्टरेट पीएचडी किए मैं लोगों का हाल बता रहा हूं। क्योंकि बेरोजगारी इतना है तो एक प्रकार से जो निजी विश्वविद्यालय वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें जाके कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो चूंकि अब कैसे घर चले, रोजगार की अपनी एक प्रॉब्लम है, तो वो उसको मान लेते हैं उस बात को। आप समझ गए होंगे बात को। तो लेकिन इसके विरुद्ध भी, जैसे मैंने बोला, निजी के विरुद्ध भी ये संरक्षण, अगर कोर्ट में जाया जाए कि साहब हमको 60,000 सैलरी पे साइन करा के 20,000 देते हैं, तो कोर्ट आपको संरक्षण देगा। लेकिन ये कोई करता नहीं है, क्योंकि वो बचेगी नहीं नौकरी। फिर लिखिए, जो घर चला रहा है उसी के खिलाफ है आप। मुक्त कराना, पुनर्वास का करना। आगे लिखिएगा।
लिखें, इसी उद्देश्य से संसद ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन, है ना, 1976 पारित किया। लिखें, आर्टिकल 23 एक बृहत और लोगों के हितों में शोषण के विरुद्ध व्याप्त संरक्षण है। बृहत और लोगों के हितों में शोषण के विरुद्ध व्याप्त संरक्षण है। ठीक है, लाइन बदल दें। अमेरिकन संविधान के 13वें संशोधन में, ये लास्ट लाइन लिखा रहा हूं, इसमें ज्यादा है नहीं, बस ठीक है इतना। अमेरिकन संविधान के 13वें संशोधन में दास प्रथा और अनैच्छिक सेवा का प्रतिषेध करता है। हमारे यहां यह शब्द का उल्लेख नहीं, ठीक है ना। भारत में दास प्रथा जैसे शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं, ठीक है, नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में तो दास प्रथा इतना व्यापक पैमाने पे था कि उससे मुक्ति के लिए वहां गृह युद्ध तक हुए। तो आप तुलना अगर करना चाहें भारत और अमेरिका का, तो हमारे यहाँ कुरीतियों का जो प्रारूप था वो भिन्न था, लेकिन उस कुरीति में दास प्रथा को लेकर के इतना ज्यादा वायबल एस्पेक्ट नहीं था जैसा अमेरिका में था। अमेरिका में तो गृह युद्ध भी हुआ इसको लेकर के। लिखें, लाइन बदल दीजिए, लोकहित में अनिवार्य सेवा वर्जित नहीं, एक हेडिंग बना लीजिए, लोकहित में अनिवार्य सेवा वर्जित नहीं। आर्टिकल 23(2) जो मैं पहले लिखा है उसी को थोड़ा 2 लाइन एलोबरेट कर रहा हूं। आर्टिकल 23(2) में यह सामान्य नियम है। आर्टिकल 23(2) में यह सामान्य नियम है, ठीक है, कि यह 23 का अपवाद है। इसके अंतर्गत राज्य सार्वजनिक प्रयोजन में अनिवार्य सेवाएं लागू कर सकता है, लागू कर सकता है, और किसी व्यक्ति को इसके लिए बाध्य कर सकता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये बलात्, बाध्य कर सकता है। और इस प्रकार की सेवाएं ना तो बेगार हैं और ना तो बेगार हैं और ना ही बलात्श्रम है। वही है, बलात्श्रम या मानव व्यापार है, या मानव व्यापार, ठीक है। एक लाइन, एक प्रश्न यहीं पे लिख लीजिए। अनुच्छेद मूल अधिकार का अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 एक विस्तृत और समाज में कुरीतियों को समाप्त करने का मौलिक अधिकार है, या कुरीतियों को समाप्त करने का एक उपाय है। उपाय लिखे, मौलिक अधिकार लिख चुके, का उपाय है। कथन पर टिप्पणी करें। आगे लिखें, बच्चों को, ठीक है ना, बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध, बच्चों के नियोजन पर आर्टिकल 24 में आ रहा, फट से लिख लीजिए, ये भी बहुत छोटा है, फिर 25 में चलेंगे। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कल कारखानों
कल कारखानों, खानों, कामा लगा के खानों या किसी जोखिम भरे कार्यों में लगाने से यह रोकता है। आर्टिकल 24 के बारे में बोल रहे हैं, यह रोकता, कहीं लिख लीजिएगा, आर्टिकल 24 लिखे ही है, यह रोकता है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कोमल मन पे, है ना, जैसे बच्चे छोटे होते हैं, उनको सिगरेट के धुआं भी लग जाए तो दिक्कत है ना, उनको प्रदूषण में भी रख दिया जाए तब भी दिक्कत है। तो अभी भी देखे होंगे कि आपने कोरोना में कहा जाता है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, और कहा तो ज्यादा एज के लोगों के लिए भी है, बट मैं बच्चों के हिसाब से बात करूं तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तभी तो सिगरेट के धुएं से उनको बाहर रखिए, तभी तो किसी भी तरह के वातावरण से उनको, जो उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हो, उसको बाहर रखिए। इसीलिए तो लिखिएगा, इसका उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, क्योंकि ये भावी नागरिक हैं। एक लाइन लिख लीजिए, क्योंकि ये भावी नागरिक हैं, इसलिए इसलिए संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता को सुरक्षित रखे। अपने देशवासियों के कार्यों, स्वास्थ्य की, कह सकते हैं, स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता को सुरक्षित रखे। लिखें, राज्य ने इस कर्तव्य के पालन को लेकर के, अब मैं थोड़ा सा 5-6 सीरियल्स एक्ट बताने जा रहा हूं, आप 6-7 लिख लीजिए, 3-4 याद रहेगा, लिख देना। लिखें, राज्य का कर्तव्य हो गया ना, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए कर्तव्य राज्यों का नीति निर्देशक तत्व में है बच्चा। जैसे हमको 51 का में कर्तव्य मिला है, वैसे नीति निर्देशक तत्व राज्यों का कर्तव्य है। हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार, हमारा कर्तव्य 51 के में, ए में, और राज्यों का 36 से 51 के बीच में उनको कर्तव्य मिला है। तो अपना कर्तव्य का पालन करें। तो उन्होंने अपना कर्तव्य क्या किया? राज्य ने अपने कर्तव्य का पालन में बालक नियोजन अधिनियम, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम, ठीक है, यह औपनिवेशिक सत्ता से पहले पारित हुआ था। औपनिवेशिक सत्ता के काल में पारित हुआ था, सॉरी, स्वतंत्र भारत से पहले पारित हुआ था। औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में पारित हुआ था, तब तो नीति निर्देशक तत्व तो नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सरकार तो थी, वो भी तो राज्य थी, तो उसने इतना काम किया था। आगे लिखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952। अगर आप तारीख भूल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ एक्ट का नाम याद रखिएगा। ये कोई वो पटवारी का एग्जाम नहीं है कि हर चीज का हिसाब देना। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, बागान श्रमिक श्रम अधिनियम 1951, बागान जैसे चाय का बागान वगैरह, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम, बीड़ी उड़ी जो बनाते हैं देखेंगे 66 है, शिशु अधिनियम 1961, ठीक है। अब लिख लीजिए, खानों और कारखानों में 14 वर्ष के बच्चों की नियुक्ति करने का प्रतिषेध है,
ठीक है, एक मुकदमा लिखाना चाह रहा हूं, लिखिए, वही मुकदमा है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक बनाम भारत संघ के मामले में, पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक बनाम भारत संघ के मामले में बच्चों को भवन निर्माण में लगाना तर्कपूर्ण कहा गया। भवन निर्माण जो घर और बनता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, यानी उच्चतम न्यायालय ने, भवन निर्माण को भी जोखिमपूर्ण कार्य करार देते हुए प्रतिषेध कर दिया। बोला ये भी जोखिमपूर्ण कार्य है, ईंट गिर गया, कहीं नीचे से ऊपर गिर गया, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक उदाहरण दिया था कि अगर बच्चे चाय की दुकान पे देखे काम करते हैं तो कोई ज्यादा धरपकड़ नहीं होती इतनी, बस यही नसीहत दी जाती नैतिक की गार्जियन जो है पढ़ाता नहीं है, और चाय की दुकान वालों को बोला जाता क्यों यार बच्चों से काम करवाते। लेकिन वो जोखिमपूर्ण काम नहीं है। ऐसे तो हम अपने घर में अपने बच्चों से पानी मंगाते हैं, बेटा जरा एक गिलास पानी देना, तो ऐसे तो हर घर में बच्चे काम कर रहे हैं। तो जैसे घर में वो पानी लाता है तो ऐसा तो है नहीं जोखिमपूर्ण कोई काम कर रहा है। इसमें शब्द है जोखिमपूर्ण। तो भवन निर्माण के मामले में जब वो पिटीशन आया तो उसमें कहा गया कि साहब ये भवन निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये भी जोखिमपूर्ण काम है। तो भवन निर्माण में भी 14 साल के बच्चे नहीं लगाए जा सकते काम। और सिंपली है यार, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मतलब सब बात की एक बात, और उसके बाद भी पढ़ाना चाहिए। तो वो सब देश के लिए यही सब होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि मैंने बोला ना निगेटिव कोऑर्डिनेशन है, जैसे शादियां पहले क्या, अभी देखिए हमारे यहाँ 18 साल का लड़की और 21 साल है ना, इसको 20 साल भी चर्चा में देखे होंगे कि 20 साल कर दिया जाए लड़कियों के लिए। अभी देखिए लड़कियों के विवाह के लिए आपने 20 साल की बात कहते हैं, और जबकि जो क्राइम में देखें तो 18 साल वालों को 16 साल में भी ले लिया आपने, एल्डरली जो एक प्रकार से एडल्टनेस जो, कि 18 साल के बजाय 16 साल कर दिया। मतलब उधर विवाह का एज बढ़ाओ, इधर यानी कि मेच्योरिटी पहले आ रही है। मतलब क्राइम में एज 2 साल पीछे कर दिया गया और विवाह के लिए 2 साल आगे बढ़ाने की बात। और रसिया में चले जाइए तो 14 साल का लीगल एज है विवाह के लिए। तो जो अब जहां पर चीज करते ही नहीं है ना भाई, हम ये कह रहे हैं कोई भी कानून बना हो, जैसे बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों को भवन निर्माण में नहीं लगाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जोखिमपूर्ण कार्य है। अरे यार कौन माता पिता अपने बच्चों को 14 साल के बच्चों को भवन निर्माण में लगाया है? ये तो एक नैतिक जिम्मेदारी है मदर फादर के, अभिभावक की, अपने बच्चों के परवरिश, अपने बच्चों की जीवन, उनके देश के नागरिक के हिसाब से जिस तरीके की जरूरत उसके लिए जान देना चाहिए, तुम उनकी जान लेने पे तुले हुए। लेकिन हमारी सोसाइटी, चूंकि जैसे मैं बोला कि 1951 में 18.33 लोग साक्षर थे, अभी 75%, 74 कुछ है, अभी 2021 की जनगणना में रेशियो बढ़ जाएगा। अब धीरे धीरे हम जागरूक हो रहे हैं, हो गए हैं काफी हद तक। जिस दिन बहुत जागरूकता आ जाएगी उस दिन क्यों दिखेंगे वो देखें। हम तो हमारे ऑफिसेस में बच्चा जो लोग झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, आजकल तो सब छुट्टी में बेचारे हो, जो लगाते हैं, मैं उनसे कभी कभी कहता हूं कि ये तुम ही करोगे, तुम्हारे बच्चे तुमको करने नहीं देंगे। कि आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इंडिया में क्या आपके घर में काम करने वाले लोग मिलेंगे क्या? जिसकी माँ आपके घर में पोछा लगा रही ना, उसका बेटा भी डिप्टी कलेक्टर बनने की तैयारी, दरोगा बनेगा, मास्टर बनेगा, कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर नहीं बना, कुछ तो करेगा। जैसे कुछ करेगा उसकी माँ पोछा नहीं लगाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उसके कुल खानदान में पोछा लगाना बंद कर देंगे। श्रमिक नहीं मिलेगा जो सस्ता मिलता है भारत। क्यों जाते हो आप सऊदी अरब में? सऊदी अरब में श्रमिक इंडियंस क्यों खपत हो जाते हैं? दुबई में चले जाओ क्यों खपत हो जाते हैं? मिडिल ईस्ट में क्यों खपत हो जाते हैं?
ये बिहार के लोग, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये सॉरी महाराष्ट्र, पंजाब या उत्तर प्रदेश के लोग क्यों चाहते हैं काम करने के? काम है वहां, श्रमिक नहीं। अभी देखो काम से हट गए। अब जरा अपने ऑफिस में पोछा लगाने वाला खोज लीजिए, जरा फैक्ट्रियां खोल लीजिए, उसमें कल कारखाने का वो ग्रीस और तेल देने वाला जरा आदमी ले आइए बिहार से, यूपी से। अपना गांव छोड़ के आने वाला नहीं है कुछ दिनों तक। और ऊपर से श्रम सस्ता। कई लोग कनाडा में, अमेरिका में रहते हैं, कभी आते हैं, बातचीत होती है, वो कहते हैं कि जो नौकरी आप करते हैं, अगर घर में सफाई वाला रखते हैं तो उसके 1.5 गुना सैलरी रखिए उसके लिए पहले। अपना घर खुद साफ करिए। नहीं मिलते हैं वहां पर, और ऐसे नहीं मिलेंगे कि 6 घंटा आपका घर चमका रहे हैं। कूड़ा भी उठा के रखिए आप डस्टबिन, और गीला कूड़ा दूसरे में रखिए, सूखा कूड़ा दूसरे में रखिए, और अपने लॉन के आगे सफाई करिए, जो लॉन छूटा हुआ सड़क, और सड़क के किनारे जो पट्टी बनी है पैदल चलने का, अगर उसमें बर्फ गिर जाए ना तो कोई साफ करने नहीं आएगा। अपने घर के सामने खुद हटाइए उसको। और बताया जाता है कि अगर वहां बर्फ में कोई फिसल के गिर गया ना तो उसकी लायबिलिटी आपकी होगी। बताइए कैसे कैसी लायबिलिटी तय की गई है। फिर और हमारे देश में हम निगेटिव कोऑर्डिनेशन में ही फंसे रहते हैं। बच्चों को फलाना डिंग इतना आसान लेबर, और बच्चों को बॉन्डेड, बच्चों को चाय की दुकान कहीं पर लेबर आसानी से क्यों क्यों उपलब्ध हो जाते हैं? बच्चों को सैलरी कम देनी पड़ती है, बच्चे दौड़ दौड़ के काम करते हैं, कढ़ाई धोना हो, चाय का वो डब्बा धोना, कुछ भी करना हो, उनको डांट सकते हैं, हड़का सकते हैं, दबा करके भी काम करा सकते हैं। और हम जैसे लोग चाय की दुकान पे काम करने के लिए, जरा इधर चाय ले आना, तमीज से नहीं बोलेगा तो वहीं लगेंगे लेक्चर देने। तो जो बच्चे हैं वो अबोध हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर हैं, उनको दबा के धमका के कम पैसे में उनका शोषण करते हैं। इसलिए अब जोखिमपूर्ण काम में तो रोक दिया। हमारा मत ऐसा है कि ये सब भी रुकना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए हैं, लिखेगा इसको रोक दिया था उसने। अब आइए आप लाइन बदल दीजिए, लिख लीजिएगा, आर्टिकल लिखे। एक क्वेश्चन लिखाना चाह रहा हूं, लिखे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में एक नकारात्मक समन्वय बनाने का प्रयास है। एक नकारात्मक समन्वय बनाने का प्रयास, ताकि ताकि सकारात्मकता का मार्ग प्रशस्त हो। ताकि सकारात्मकता का मार्ग प्रशस्त हो। 23-24 की चर्चा, अनुच्छेद 23-24 की चर्चा करते हुए वर्तमान में इसकी स्थिति का चित्रण करें। वर्तमान में इसकी स्थिति का चित्रण करें। ये कानून और उनका सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए चित्रण करने के लिए आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। भगवती प्रसाद का नाम सुने होंगे, भवन निर्माण के मामले में वही थे चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये चीज कि सरकारों को भवन निर्माण में लगे हुए लोगों की चिंता करनी चाहिए। बच्चों के मामले में तुरंत इस पे कोई कानून बनाए। तब ये वही भगवती प्रसाद है। कौन? जो बेउर जेल में, आपको याद होगा, इन्हीं के टाइम में जो ये जनहित याचिकाओं वगैरह का बहुत तेजी से शुरुआत जो इनका, ये सब जाता है श्रेय। बिहार के बेउर जेल में बैठ करके न्याय देने की प्रथाएं शुरू हुई। कई लोगों को सिर्फ चोरी का इल्जाम है, कोई आरोप नहीं, और पता नहीं 15 साल जेल काट चुके हैं। कोई, उनको इतनी गरीबी, इतनी परेशानी थी कि उनका कोई वही नहीं कराने आया, जमानत ही नहीं कराने आया। ठीक है, तो ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार था, आर्टिकल 23-24। अब बच्चा फटाफट आप आ जाइए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और इसको भी देखते हैं टाइम के साथ। थोड़ा बड़ा तो है, टाइम तो हो गया है, लेकिन कोशिश करके देखते हैं।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहले लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28, 25, 26, 27, 28, 25 से 28 हमने इसको, मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा कि धर्म की स्वतंत्रता थी, प्रस्तावना में हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा है, और आमतौर पे देखा जाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन धर्म की स्वतंत्रता में जो क्लैरिटी का अभाव था, पंथ की निरपेक्षता में, पंथ निरपेक्षता में उस क्लैरिटी को पाने का प्रयास किया गया। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हमको कितना जागरूक होने की जरूरत है। मैंने कहा 1 गिलास पानी लाओ, तो आपने बाथरूम का पानी उठा के लाए, आपने कहा ये भी तो पानी है, जबकि 1 गिलास पानी का मतलब पीने के लिए चाहिए, और 1 बाल्टी पानी लाओ तो उसका सेंस बदल जाता है। ये सेंस आप ही को लगाना है। अगर 1 गिलास पानी मंगाया गया तो साफ समझ जाओ कि पीने के लिए मंगाया गया, 1 बाल्टी के लिए इसका हाथ मुंह कुछ धोना होगा, तब चलेगा बाथरूम का पानी। तो जब धर्म की स्वतंत्रता बोला गया, तो धर्म की स्वतंत्रता में चीजों को समझ लेना चाहिए। लेकिन बाद में देखेंगे 1976 के 42वें संविधान संशोधन में फिर हमें पंथ निरपेक्षता प्रस्तावना में जोड़ना पड़ा। ये हमारी अबोधपन भी कह सकते हैं थोड़ा सा, यानी कि हम इतने से समझ नहीं पाए, जितना हमारे संविधान में दिए 25-28 के बीच, इतने से हमारा माइंड क्लियर नहीं हुआ। तो जरा लिख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार में स्थान प्राप्त है। ठीक है, लिखेगा, संविधान के 42वें, या ऐसा लिखें, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जबकि संविधानविदों ने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में समाविष्ट किया था। संविधान में समाविष्ट किया था। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पंथ निरपेक्षता इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि यह शायद पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, शायद यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, और यदि स्पष्ट था तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लाइन बदलिए, धर्मनिरपेक्षता ना ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक। जो हमारी धर्मनिरपेक्ष हम कहते हैं, न ईश्वर विरोधी है न धर्म समर्थक। ऐसा समझो बच्चा कि आपके मन में क्या है, मन में रखिए, प्रकट करेंगे, प्रकटीकरण पर ही ध्यान देना है। मन में जो है वो, और मन की चीज को बाहर निकालना वो, इसी में दो बातें हैं। आगे लिखिए, लिखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य में या पंथ निरपेक्ष राज्य का संबंध, पंथ निरपेक्ष राज्य का संबंध मानव में आपसी संबंधों
से है, आपसी संबंधों से है। मनुष्य और ईश्वर के बीच मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध इसके दायरे से बाहर है। मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध इसके दायरे से बाहर है। एक व्यक्ति के अंतःकरण में या मन में, एक व्यक्ति के अंतःकरण में संबंधित मामला है जो ईश्वर वाला और अपना हो, और यह प्रत्येक व्यक्ति विश्वास के अनुसार करता है। शंकर भगवान, हनुमान जी, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा करता है। किसी धर्म को मानने, या ऐसा लिखो, चलो ठीक है, किसी धर्म को मानने तथा किसी भी ढंग से ईश्वर की पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। पूर्ण स्वतंत्रता। लाइन यहीं पे बदलें, मनुष्य अपने धर्मों या धार्मिक विश्वासों के लिए, ऐसा वर्ड लगाइए, मनुष्य अपने धार्मिक विश्वासों के लिए राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जो मर्जी विश्वास करे, राज्य तय नहीं करता, ठीक है ना। स्वयं हम रिस्पॉन्सिबल, राज्य से पूछना भी नहीं, हम गिरजाघर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, ना जाएंगे, उत्तरदायी नहीं है। लिखें, ईश्वर की पूजा करना नहीं करना कोई बाध्यता नहीं है। किस पद्धति से क्या किया जाए इसका भी कोई नियम नहीं है, राज्य कुछ नहीं देता। किस पद्धति से क्या हो इसका भी कोई नियम नहीं, और न ही पूजा करने के लिए बाध्य करता है, करिए ना करिए। अब यहां पर एक बच्चा केस आता है एसआर मुंबई का, उस केस को पढ़ेंगे ना तो कुछ और खुलेगा मामला। तो लिख लीजिए, एसआर मुंबई, मुंबई साहब कर्नाटक के मंत्री थे। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्धारित हुआ कि, यह अभिनिर्धारित हुआ कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। यहीं पे आया था कि पंथ निरपेक्षता आधारभूत ढांचा है। राज्य सभी धर्मों और धार्मिक समुदायों के साथ, लाइन पर जोर दीजिएगा, लाइन को समझते रहिएगा, ये कठिन नहीं है, और इस पर एक टिप्पणी आ जाएगी तो अब आप लिखने की स्थिति में हो जाएंगे। लिखें, राज्य सभी धर्मों और धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक, धर्म व्यक्तिगत विश्वास की बात है, वो पहले भी बताया था, इसमें राज्य कुछ नहीं करता। और ध्यान रखना बच्चा कि संविधान का कोई धर्म नहीं है, संविधान का कोई धर्म नहीं है, और संविधान किसी धर्म को मानने से रोकता भी नहीं। कमाल की चीज है हमारा संविधान, है ना। लिखें, व्यक्तिगत विश्वास का है, उसे लौकिक क्रियाओं में नहीं मिलाया जा सकता, उसे लौकिक क्रियाओं में नहीं मिलाया जा सकता। लिखें, इस क्रिया पर राज्य विधि बनाकर विनियमित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। लौकिक क्रियाओं को राज्य विधि बनाकर
विनियमित कर सकता है। लिखें, आगे लिखिए, न्यायालय ने कहा पंथ निरपेक्षता ईश्वर विरोधी नहीं है, वो पहले भी है संविधान में भी, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह सकारात्मक रूप है। पंथ निरपेक्षता निगेटिव नहीं है, यह सकारात्मक रूप है। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता व्यक्तिगत विकास को, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को, व्यक्तिगत विकास को आध्यात्मिक पक्ष से पृथक करती है। व्यक्तिगत विकास को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पक्ष से पृथक करती है। राज्य न तो किसी धर्म को का पक्ष लेता है न ही विरोध करता है, ये न्यायालय की ओर से आ रहा है। कुल मिलाकर धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत राज्य तटस्थ है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, अलग भी है और सबके साथ समान व्यवहार भी करता है। लाइन बदल दीजिएगा, अनुच्छेद 26 लाइन बदल दीजिए। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या संगठनों को, आर्टिकल 26 में आइए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या संगठनों को धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। कुछ स्वतंत्रताएं हैं, एकदम नहीं है सर, कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। 26 जो है, ये जो लिखा है इसमें कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। तो 25 में आपने थोड़ा एलोब्रेशन देखा उसका, 26 में आपने कुछ बातें सुनी, अभी 27, 28 से 2 आर्टिकल और समझना आपको, तो इसका मूल समझ जाएंगे। 27 जो है, लिखिए आर्टिकल 27, धर्म के नाम पर कर देने से छूट प्रदान करता है। धर्म के नाम पर कर नहीं लिया जा सकता, छूट। लेकिन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जब कर को अगर शुल्क बना दिया जाए, टेक्निकल वर्ड है कर एंड शुल्क, तब भी क्या ऐसा हो सकता है ना? तो कोर्ट ने कर एवं शुल्क के बारे में जैसे जो चर्चाएं हैं, कर के लिए नहीं लिया जा सकता है, कर से छूट प्रदान करता है, लेकिन क्या शुल्क से भी छूट प्रदान करता है? आगे आइए, आर्टिकल 28, थोड़ा सस्पेंस में रखिए, खोलेंगे आगे। आर्टिकल 28, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था करना। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था करना, ये आपने चारों आर्टिकल जान लिया है, ठीक है? ठीक, मैं आपको यहां पर थोड़ा नीचे ले चलता हूं। नीचे का मतलब थोड़ा और एलोबरेट करके पहुंचाएंगे। अभी हम 10-15 मिनट आप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। लिखिएगा, पंथ निरपेक्षता, लाइन बदल दीजिए, पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है और न ही ईश्वर विरोधी है। धर्म के पक्ष विरुद्ध नहीं है, मतलब पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, न ही ईश्वर विरोधी है। बहुत ही कंसेप्ट पॉजिटिव है। अमेरिकन संविधान का पहला संविधान संशोधन यह कहता है,
अमेरिकन संविधान का पहला संशोधन यह कहता है कि कांग्रेस वहां का सदन है, कांग्रेस किसी धर्म के स्थापन में, बनाने में या उसके स्वतंत्र प्रयोग को निषिद्ध करने के संबंध में कोई विधि नहीं बनाएगी, यानी रोकने को लेकर कोई विधि नहीं बनाएगी। ठीक है। भारतीय संविधान में इस प्रकार निर्बंधों का उल्लेख किया गया है, इस प्रकार के निर्बंधों का उल्लेख किया गया है। लिखें, अमेरिकन संविधान में यह अधिकार बिल्कुल अनिर्बंधित पदावली में घोषित किया गया है। अनिर्बंधित हमारे यहां निर्बंध। धर्म के नाम पर गलत फलत करने लगेंगे तब। और हमारे यहां संविधान में मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट कहां है? पढ़े हैं तो मौलिक अधिकार है ना, एब्सोल्यूट नहीं है, रोका जा सकता है। लिखिए, अनुच्छेद 25 एक हेडिंग बना लीजिए, सार्वजनिक व्यवस्था। जो लिखा रहा हूं इसको बच्चा ये लिखा करो, ये चीज ध्यान रखो। सार्वजनिक व्यवस्था, कामा सदाचार और स्वास्थ्य, तीन नाम याद रखो। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, वही सार्वजनिक समझो, लोक व्यवस्था, पब्लिक सिस्टम समझो तुम, सदाचार और स्वास्थ्य, तथा इस भाग के दूसरे उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की, शब्द में उलझना मत, सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। 25 से ये प्रदान करता है। मानिए, बताइए, कहिए। संविधान सभा में जब संविधानविदों ने आर्टिकल 19(1) का स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तब यह मुद्दा उठा था कि अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत कोई धर्मावलंबी धर्म का प्रचार करने लगा तब क्या होगा। तो जानते हैं क्या निर्णय आया, क्या बोला गया कि धर्म लोगों का निजी मामला है, ये उन्हीं पर छोड़ दो कि उनको क्या करना है। ये है तो लिखिए, 25(1) के भीतर ही सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य विधि बनाकर निर्बंधन लगा सकता है। जहां पर उठाओगे ना, वहीं पटकने की जगह। अगर ये खतरे में गए तो बंधन हुआ। लिखें, इसके अलावा अनुच्छेद 25(2) के उपखंड ए बी में 25(2) उपखंड क ख या सब डिवीजन ए बी में के अधीन राज्य इस अधिकार पर विधि बनाकर
जो अधिकार दिया है 25 में, उस पर विधि बनाकर कुछ आधारों पर निर्बंधन लगा सकता है। ठीक है, और आधार क्या है? नंबर 1 छोटा सा लिखें, बाकी तो वो तीनों हैं। पहला सार्वजनिक व्यवस्था, कामा सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। अगर ये खतरे में है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो निर्बंधन लग जाएगा। एक है, तीनों एक है। क्या? सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कर निर्बंधन लगा सकते। दूसरा है धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी, धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, लिखे आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाओं को निर्बंधित करने के लिए, रोकने के लिए। आर्थिक, वित्तीय, ये सब का अभी बोला, करोड़ का मामला जो उसमें, उसको लेकर के। नेक्स्ट, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए। तीसरा है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए अथवा या हिंदुओं की सार्वजनिक कार्यकलापों, कार्य संस्थाओं लिख लीजिए, हिंदुओं के सार्वजनिक कार्य संस्थाओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए। यहां हिंदू शब्द का उपयोग है। एक लाइन बदल के लिखिए, धर्म की, व्हाट इज द रिलीजियन, धर्म की परिभाषा क्या, डिफिनेशन ऑफ रिलीजन, धर्म की परिभाषा। साफ साफ लिखो, संविधान में धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। ये मुख्य परीक्षा में स्वतंत्रता के अधिकार में पंथ निरपेक्षता में ये लाइन हमेशा लिखा करिए, और पहली लाइन यही लिख दो कि संविधान में धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। जब भी मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का लिखिए या वहां पे चले जाइए पंथ निरपेक्षता में, ये लाइन जरूर लिख दिया करिए। तुरंत आपको एग्जामिनर मतलब थोड़ा सा आसान्वित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है आगे लिखिएगा, आर्टिकल 25 के अधीन व्यक्ति को 2 अधिकार प्राप्त है। अब और सरल बना दे रहा हूं, कठिन से थोड़ा सरल क्यों ले जा रहा हूं। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो मैं बताया, खता तो तब हो जब हाले दिल बयां करे। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंदर चाहिए जो सोचे रहिए। दूसरा है धर्म को आबाद मानने, मानिए धर्म को, अमानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अगर बेटा अंतःकरण में है तब तो ये एब्सोल्यूट है, इस पर निर्बंधन नहीं लग सकता। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे या प्री परीक्षा में पूछे कि धर्म की स्वतंत्रता में, एब्सोल्यूट तो नहीं है स्वतंत्रता मौलिक अधिकार, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता में एब्सोल्यूट क्या है, तो बोल दो कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। हम सोचने के लिए क्या प्रतिबंध लगाओगे? आप कह के जाइए कि सर आज से सोचना मत आप। हाँ? क्यों भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो धर्म की जो अंतःकरण की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट, इस पर कोई निर्बंधन नहीं। एक लाइन लिखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता आंतरिक स्वतंत्रता है जो एब्सोल्यूट है, अत्यांतिक है, इस पर निर्बंधन नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट का मतलब नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं है तब हो जाएगा। यदि यही बाहर रूप में व्यक्त की जाती है, बाहर व्यक्त किया जाए, जैसे मानना, प्रचार करना, है ना, तब यह दूसरे प्रारूप में चली जाएगी, तब यह दूसरे प्रारूप में चली जाएगी। और अगर इसका उल्लंघन होगा तो एब्सोल्यूट तो है नहीं, समझ रहे हैं? लिखिएगा आगे,
लिखें, जिस प्रकार संविधान में धर्म की स्वतंत्रता को उद्घाटित किया गया है, वह कहीं अधिक सकारात्मक है, वह कहीं अधिक सकारात्मक है और राज्य इसको स्वचालित करने में कहीं अधिक सरलता भी महसूस करता है, सरलता का एहसास भी करता है। धर्मनिरपेक्षता तत्पश्चात पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता तत्पश्चात पंथ निरपेक्षता, इसे और बाह्य और बृहत बना दिया। राज्य का कोई धर्म नहीं है, परंतु राज्य न ईश्वर विरोधी है और न ही उसका समर्थक। राज्य न ईश्वर विरोधी है और न ही उसका समर्थक। आगे बेटा हम लेक्चर को 26 आर्टिकल को एलैबोरेट करते हुए कल आगे बढ़ेंगे। इसमें 15-20 मिनट की जरूरत और थी, आज हमने और 15-20 मिनट की जरूरत और है। उसके बाद हम आपको शिक्षा और संस्कृति में ले चलेंगे, उपचार में। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लग रहा है इसमें, लेकिन आगे जब हम नीति निर्देशक तत्व पार कर जाएंगे ना, तो संविधान को बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट क्लियर होता है। तो वहां सिर्फ वर्किंग प्रोसेस बताने, राष्ट्रपति क्या करता है, कैसे हटाया जाता है, फिर ये क्या है, स्पीकर क्या करता है, ये बहुत सारी चीजें रटने की भी है। इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। वहां नियम है, यहाँ थोड़ा दर्शन भी है। जहां दर्शन होता है वहां मनोवैज्ञानिक सोच का बड़ा अवसर मिल जाता है। ठीक है, और जब हम उसमें चलेंगे आगे तो उसमें हम ये करेंगे। अब हम लेक्चर को यहाँ पर आज विराम दे रहे हैं और हम क्वेश्चन में अगर आना चाहें तो 10 मिनट क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसको वीडियो को अगर वो ऑफ कर दें तो